हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला बेटा। कौन सा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। तो पहले बेटा चैप्टर को अंडरस्टैंड अंदर जाने से पहले, चैप्टर के अंदर जाने से पहले चैप्टर का नाम समझना ज़रूरी है कि चैप्टर क्या है, किसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे आजू बाजू प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन सब के बारे में तो हम नॉलेज रखते हैं। बट ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, उनके बारे में कितना पता है आप लोगों को? है ना, ज़्यादा नहीं पता होता हमें। और एक तो उनके नाम भी इतने डिफ़िकल्ट है मैम, हमने टेक्स्ट बुक में देखे थे, याद नहीं होते। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये लेक्चर के बाद आपको अच्छे से सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग, मैं बता देती हूँ आपको रफ आइडिया। एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, यस, जो ऑर्गेनिजम्स, जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। अभी आप बोलोगे एंट है, तो फिर मैं बोलूँगी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। फिर जो छोटे छोटे कॉकरोचेस होते हैं, ये सारे, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। मतलब छोटे तो है बट आई से दिख पा रहे हैं ना, हमें देख सकते हैं हम उनको, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या? दोज ऑर्गेनिजम्स जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। फिर मैम कैसे देखेंगे? पता कैसे चलेगा कि ऐसा कोई जीव जंतु एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कोई क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं? पता तो चलना चाहिए, है ना। तो कैसे पता चला, कैसे दिखे हमें? हमें दिखे विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? देखा होगा ना, क्या है ये है बेटा माइक्रोस्कोप। तो हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको देख नहीं सकते, है ना, नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो पहले पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विथ अ नेकेड आईज, मतलब डायरेक्टली नहीं देख सकते आँख से, है ना, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। कैसे देखते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा। एंड अभी है इसके, इसमें चैप्टर में था कि फ्रेंड एंड फो मतलब क्या? फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता चल गया मैम की क्या है, बट फ्रेंड एंड फो मतलब ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है बेटा, कभी कभी तो हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं। मतलब कभी कभी वो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे डेली शेड्यूल में, डेली रूटीन में, बहुत जगह यूजफुल होता है। एंड फो मतलब एनिमीज है, कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, इतने सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, ह्यूमंस में हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में डिजीजेस कॉज करते हैं, और भी इतने सारे इफेक्ट्स हैं उनके। तो वो हो गए हमारे एनिमीज, मतलब ही फो। तो चैप्टर क्या है बेटा? जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, और वो हमारे फ्रेंड्स कैसे है, वो हमारे एनिमीज कैसे है, मतलब फो कैसे है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रहते कहाँ पे है। रहते कहाँ पे ये लोग? दिखते तो है नहीं, तो रहते कहाँ पे है बेटा? दे आर ओमनी प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? दे आर ओमनी प्रेजेंट। मतलब ये ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह पे है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा हर एक जगह पे है। जैसे हम लोग देखें कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते, जो जगह पे हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे बहुत हॉट प्लेसेस है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत कम टेम्परेचर है, उस जगह पे कीचड़ में हो या फिर ड्राई ह्यूमिड कंडीशंस में हो, कोई भी कंडीशंस में हो, ये लोग तो होते ही होते हैं। मतलब हर जगह पे है, हर जगह पे, हमारी बॉडी पे, मेरे हाथ पे, फिर मेरे फेस पे, पूरे क्लोथ्स पे, हर एक जगह पे क्या प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। मतलब कि हर एक जगह पे है, मतलब ही क्या? ओमनी प्रेजेंट है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनी प्रेजेंट, बता दिया मैंने। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे है? ओमनी प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, एयर में है, सॉइल में है, वाटर बॉडीज में भी है, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स,
सी, ये सारे क्या है वाटर बॉडीज, उनमें होते हैं, हाँ उनमें भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव एंड सर्वाइव इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट। बड़े ही ढीठ होते हैं, हर एक एनवायरमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं, हर एक एनवायरमेंट में हर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। लाइक हॉट स्प्रिंग्स, मतलब जो गरम गरम स्प्रिंग्स है, जो गरम गरम वाटर बॉडीज है, वहाँ पे भी होते हैं। आइस कोल्ड वाटर्स, ठंडा ठंडा पानी हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते बट वो लोग कर लेते हैं। सलाइन वाटर, सलाइन मतलब क्या बेटा, सॉल्टी वाटर। जो सॉल्टी वाटर होता है, जो खारा पानी होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सलाइन वाटर बोलते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट में भी रहते हैं। मार्शी लैंड्स, मतलब जहाँ पे कीचड़ ये वो, जो मतलब हर एक जगह पे, मतलब क्या है बेसिकली हर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। They also occur in dead and decomposed organic matter। मतलब जो प्लांट्स है बेटा, जो प्लांट है, जो एनिमल्स है, जो वो डेथ हो जाती है उनकी, एक टाइम के बाद उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडीज पे भी, जो बॉडी डिकम्पोज हो रही है, जो बॉडी धीरे 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 डिकम्पोज हो रही है, तो वो भी, वो काम भी वही करता है डिकम्पोज करने का, मतलब वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। कौन सा ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। हाँ यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होते हैं। हमारा जो पेट है, हमारा जो गट है ना, गट, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मतलब बाहर हो या बॉडी के अंदर हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट है। The microorganisms also live as parasites on other living things including us। मतलब हमारी बॉडी पे, किसी और एनिमल की बॉडी पे, किसी प्लांट्स की बॉडीज पे एज अ पैरासाइट। एज अ पैरासाइट मतलब क्या बेटा, एज अ पैरासाइट मतलब वो उनका न्यूट्रिशन खाएंगे, उन पे फीड करेंगे, तो वो काम करेंगे। तो मतलब मेरे बॉडी पे है तो मैं जो न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रही हूँ वो भी खाएंगे। जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में है वो कोई न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे, वो न्यूट्रिशन भी चुरा चुरा के खाएंगे, तो वो है पैरासाइट्स। बेटा समझ में आया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यस, दे आर ओमनी प्रेजेंट, एक वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़े। यस, अभी ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतने सारे ऐसे दिखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो हम नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते तो बड़े बड़े ब्यूटीफुल और इतने अच्छे दिखते हैं, इतने अच्छे दिखते हैं। देखो कैसे क्लासीफाई किया हमने। फर्स्ट इज बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया। मेजर ग्रुप्स कौन से बेटा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, अल्गे एंड वायरसेस। कितने पढ़ रहे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, अल्गे एंड वायरसेस। ठीक है, ये 5 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया। मतलब जो बैक्टीरियाज होंगे उनके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, प्रोटोजोआ के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, ऐसे अलग हर एक अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है, उन ग्रुप में जो भी प्रेजेंट है उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन, उन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया है। अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है क्या है, नहीं, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये एग्जाम्पल्स। क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स पूछेंगे और 100% पूछेंगे, और आपको अगर पढ़ाई नहीं की तो नहीं आएंगे और 100% नहीं आएंगे। तो पढ़ाई करनी है, ये अच्छे से लर्न करना है। एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, मैं वापस से वार्न कर रही हूँ, एग्जाम्पल अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो बैक्टीरिया का क्या एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, लैक्टोबैसिलस, है ना, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। बेटा अभी आपको ना थोड़ा स्टार्टिंग में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज नए नए वर्ड्स है ना, तो धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाओ, बार बार एक दिन में 2-3 बार इनको याद करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली ये दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, लैक्टोबैसिलस। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो ये है बेटा पैरामीशियम। कैसे बोलेंगे, पैरामीशियम। और ये क्या है, ये तो फेवरेट, ये तो देखा है हमने, ये तो देखा है, ये क्या है, ये अमीबा है। क्या है, अमीबा। मतलब प्रोटोजोआ क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोटोजोअन्स है। मतलब पैरामीशियम और अमीबा किसके अंदर आते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आएंगे। अभी फंगाई का एग्जांपल देखेंगे, जैसे ब्रेड मोल्ड। देखाएगा बेटा, ब्रेड पे कोई फंगस लग जाती है, जब हम लोग उनको बहुत टाइम तक रखते हैं बाहर, ब्लैक कलर की, वाइट, ऐसे जो फंगस लगती है उसको ही हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। तो वो क्या है, वो एक फंगस है। फिर पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्यों, हम आगे देखेंगे, क्यों आगे देखेंगे। एस्परजिलस, इसको क्या बोलेंगे, एस्परजिलस। मतलब फंगस में कौन कौन है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। अभी बारी आती है अलगे की। अलगी क्या है, क्लमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा। बेटा ये अलग अलग नाम है, ठीक है, कॉमा दे दो यहाँ पे। यस, ये क्या है, क्लमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा। और वायरसेस,
कौन नहीं जानता वायरसेस को? अभी अभी तो तबाही मचा के गए, कौन नहीं जानता? कौन सा वायरस? बेटा नाम लिखना, एक वायरस का नाम मुझे कमेंट में बताना अगर आपको पता है तो, ठीक है? वायरसेस, ठीक है? ये सारे क्या है बेटा? ये है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, अभी हमारे साथ उनका क्या रिलेशन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इधर इतनी सारी जगह पे प्रेजेंट है, तो उनका रिलेशन हमारे साथ क्या है? तो देखेंगे पहले तो या तो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं या तो एनिमीज होते हैं, जैसे चैप्टर ने बताया। तो पहले फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, जो अच्छा लगता है वो पहले अच्छी चीज़ों बारे में बात करेंगे। पहले क्या है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली मतलब जो हम उनका यूज़ करके हमारे डेली लाइफ की चीज़ें करते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं, मतलब वो हमारे फ्रेंड्स है, वो हमारे काम आते हैं। फ्रेंड्स वही होते हैं ना जो काम आते हैं, हाँ, तो वो हमारे फ्रेंड्स है, वो हमारे काम आते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहले मेकिंग ऑफ कर्ड। कर्ड मतलब दही खाते हो, दही खाते हो ना, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? कर्ड। तो बेटा हर एक इंडियन हाउस होल्ड में हर एक जगह पे कर्ड बनाते हो, कभी ना कभी तो देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा होगा। क्या करती है मम्मा? क्या करते हैं? जब हमारे पास दूध आता है, जो दूध होता है उसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, है ना? उसके अंदर हम क्या डालते हैं? जो पहले थोड़ा कर्ड बचा होता है या फिर जो बटर मिल्क बचा होता है, हम लोग वो दूध में डालते हैं। तो क्या होता है? थोड़े टाइम बाद वो भी सॉलिडिफाई हो जाता है। थोड़े टाइम बाद अगर ओवरनाइट रखा तो मॉर्निंग तक वो भी सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो भी दही बन जाएगा। तो कौन काम करता है? ये कौन काम करता है? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने नाम देखा था लैक्टोबैसिलस। कौन करेगा बेटा ये काम? ये काम करते हैं लैक्टोबैसिलस। पढ़े उनके बारे में? पढ़े? यस। मिल्क इज स्टर्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, है ना? जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे? मिल्क को कर्ड में बनाएंगे। लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई एक हुआ तो लैक्टोबैसिलाई, नहीं तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलाई प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड कौन बनाता है बेटा? लैक्टोबैसिलस। When a little of pre-made curd is added to warm milk, जब गरम गरम दूध में हम थोड़ा सा पहले रखा हुआ दही या फिर कर्ड ऐड करते हैं, then lactobacillus bacteria present in curd multiply in milk and convert it into curd। क्या होंगे? जो बैक्टीरिया है बेटा वो भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? वो भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के 2, 2 के 4 मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना? तो वही क्या करेंगे? वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और जैसे ही वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे वो क्या करेंगे? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेंगे। मिल्क में एक इंपॉर्टेंट शुगर होता है बेटा। मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज। क्या होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है शुगर, वो है लैक्टोज। मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। फिर ये लैक्टोबैसिलाई क्या करेंगे? वही लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये जो मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। कौन करेगा? लैक्टोबैसिलाई करेंगे। दिस लैक्टिक एसिड देन कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। फिर ये जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करेगा? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा, है ना? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा। क्या समझा हमने? कि जो मिल्क है उसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, तो वो लैक्टोज का जब ब्रेक डाउन होगा, कौन करेगा? लैक्टोबैसिलस जब ब्रेक डाउन करेंगे वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, और वो जो लैक्टिक एसिड है वही मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इडलीज एंड भटूरा। मैम मुंह में पानी आ गया। इडलीज एंड भटूरा, हाँ, तो हम खाते हैं तो वो होते ना एकदम रात भर रखते हैं, वो रात भर रखा हुआ बैटर जो होता है उससे ही तो इडली बनती है। थोड़े टाइम जो बाद थोड़े फर्मेंट होने देते हैं हम जब भटूरे को, तभी तो भटूरा बनता है उससे, है ना? तो जो इडलीज है, जो भटूरा खाते हो, छोले भटूरे खाते हो, तो वो किससे बनते हैं? वो किसकी हेल्प से? यही होते हैं, लैक्टोबैसिलस हेल्प करते हैं। कर्ड इज एडेड इन मेकिंग इडलीज एंड भटूरास टू मेक देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, है ना? जब कर्ड होगा तभी हम इनको सॉफ्ट, स्पॉन्जी अच्छे से बना सकते हैं। तो कर्ड किससे बनेगा?
कर्ड मिल्क से बनेगा। कौन बनाएगा? लैक्टोबैसिलाई, मतलब ये हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम। चीज़ खाते हो, चीज़ सबका फेवरेट है। चीज़, पिकल्स मतलब अचार खाते हो, है ना, चीज़ खाते हो, अचार खाते हो, और बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें भी इन्वॉल्व है बैक्टीरिया। वो भी काम करेंगे कि उनके बनाने में भी, उनको प्रिजर्व करने में भी हेल्प करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि कर्ड कैसे बनता है? यस, और कौन बनाता है वो याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारा चैप्टर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, प्रोसेस से ज़्यादा भी कौन बनाता है, कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, वो याद रखना है। ठीक है बेटा? यस। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ ब्रेड। मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड खाइए, ऑब्वियसली मैम क्वेश्चन थोड़ी है, खाइए। तो ब्रेड जो है बेटा वो एकदम सॉफ्ट होती है, एकदम सॉफ्ट होती है। तो कैसे होती है? कैसे होती है? उनके अंदर देखो यहाँ पे छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट है, थोड़े थोड़े पोर्स प्रेजेंट है। वो क्या है? वो क्या है? चलो देखेंगे। ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, ईस्ट। कौन करेगा ये काम? ईस्ट। ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग इंडस्ट्री, इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, है ना। जब हम लोग डेयरीज पे, बेकरीज में जाते हैं, वहाँ से हम लाते हैं तो ब्रेड लाते हैं तो ईस्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा? ईस्ट यूज़ करते हैं। व्हेन ईस्ट इज मिक्सड इन डो, जब हम लोग ईस्ट को डो में, मतलब जो हमारा डो होता है उसमें ईस्ट डालेंगे तो द ईस्ट रिप्रोड्यूस, ईस्ट क्या करेगा? जल्दी जल्दी उनका रिप्रोडक्शन होते जाएगा। अब देखते हो, आप जब डालोगे ना ईस्ट तब इतना सा होता है, थोड़े टाइम बाद इतना हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है? वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा? ईस्ट विल गिव आउट, जो ईस्ट है इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जब रेस्पायर करेगा, जब व्हेन ईस्ट विल रेस्पायर, हम लोग भी करते हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो जैसे ही ईस्ट रेस्पायर करेगा इट विल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वो बबल्स है बेटा, द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम। मतलब ये जो बबल्स है, जो बबल्स है, CO2 क्या है? मतलब जो बबल्स है वो बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो बबल की वजह से ही वॉल्यूम, जब हम रखते हैं तो इतना होता है, जब हम लोग वापस खोलते हैं थोड़े टाइम बाद डो को तो इतना बड़ा बन जाता है। तो वो क्या हो गया? उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया ना। अपने आप हुआ क्या? नहीं, किसने किया? ईस्ट ने किया। कैसे किया? रिप्रोड्यूस किए, ईस्ट का रिप्रोडक्शन हुआ, बहुत सारे ईस्ट फॉर्म हुए, बहुत सारे ईस्ट फॉर्म हुए, बहुत सारे ईस्ट ने रेस्पायर किया। कौन सा गैस रिलीज किया? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ बेटा तो क्या हुआ? इनमें बबल्स फॉर्म हो गए। और ब्रेड्स कैसी बनती है? या पिज्ज़ा बेस, पिज्ज़ा खाते हो, पिज्ज़ा का जो बेस होता है, ब्रेड होते हैं, वो एकदम स्पॉन्जी होते हैं, एकदम स्पॉन्जी होते हैं। तो कौन करता है? ईस्ट। मतलब ईस्ट इज ऑल्सो आवर फ्रेंड, ईस्ट इज ऑल्सो आवर फ्रेंड। दिस मेक्स द ब्रेड राइस, मतलब फुला देता है, मतलब स्पॉन्जी कर देता है। ठीक है? यस, आगे बढ़े। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो कैसे? इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ही मतलब विनेगर, घर में होगा, बताना, मम्मी को पूछना, घर में विनेगर होगा तो विनेगर को क्या बोलते हैं हम? एसिटिक एसिड। जो चाइनीज़ खाते हो ना उसमें डलता है विनेगर, चाइनीज़ खाते हो, नूडल्स खाते हो, उसमें डलता है विनेगर। तो ये जो विनेगर है, जो वाइन है, जो अल्कोहल है, कौन बनाएंगे? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनता है। ईस्ट इज केपेबल, वापस से ईस्ट, यस, वापस से ईस्ट। ईस्ट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। ईस्ट क्या करेगा? शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ईस्ट क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट द शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये है इंपॉर्टेंट और ये याद रखनी है डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है फर्मेंटेशन की, ये डेफिनेशन 100% जितने बच्चे देख रहे हैं सबको लर्न होनी चाहिए।
जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको ये फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए. व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर. जो शुगर है उसका कन्वर्जन किस में बेटा? एल्कोहल में. किसकी हेल्प से? बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट. उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैश्चर इन 1857. किसने डिस्कवर किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है. किसने डिस्कवर किया था? लुइस पैश्चर ने डिस्कवर किया था बेटा फर्मेंटेशन इन द ईयर 1857. यस. अभी यहाँ पे एक देखा है कि अगर हमें स्मेल करना है, ये प्रूव करना है कि ईस्ट हाँ ऐसे फर्मेंट करते हैं, तो क्या करेंगे? हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे तो डायग्राम आपके दिमाग में जल्दी इजीली बैठ जाएंगे. ठीक है. टेक अ 500 ml ऑफ बीकर. हमने एक बीकर लिया. बीकर तो पता होगा, हाँ ऐसा कुछ तो दिखता है. टेक अ 500 ml ऑफ बीकर. हमने क्या किया? वी टूक अ बीकर ऑफ 500 ml. इसमें क्या किया? 2 to 3 टेबल स्पून या फिर टी स्पून ऑफ शुगर ऐड किया. इसमें क्या किया हमने? शुगर ऐड किया. ठीक है, याद रखना है शुगर ऐड किया. उसके बाद हाफ अ टी स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर. इसमें क्या किया? वापस से ईस्ट को भी ऐड किया. ठीक है, क्या किया? शुगर ऐड किया, उसमें ईस्ट को भी ऐड किया. Cover the beaker and allow the mixture of sugar solution and yeast powder to stand in a warm place for 4 to 5 hours. क्या करेंगे इसको? इसमें बेटा वाटर भी थोड़ा ऐड करना है. वाटर, उसके अंदर शुगर ऐड किया, उसके अंदर ईस्ट ऐड किया, फिर हमने उनको कवर करके रख दिया. डिस्टर्ब नहीं किया 4 to 5 hours तक. दे विल डू देयर वर्क. फिर हमें ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन होता है. नाउ स्मेल द सोल्यूशन. बड़ी ही गंदी स्मेल आती है. जब हम लोग इसको स्मेल करेंगे बड़ी ही गंदी स्मेल आती है. We will get a characteristic pleasant smell coming from the beaker. हमें एक स्मेल आएगी बीकर में से. This is the smell of alcohol. किसकी स्मेल है? अल्कोहल की. कैसे अल्कोहल बना? कैसे बना? हमने देखा था ना, जो शुगर है उसको ही अल्कोहल में कन्वर्ट करता है कौन? ईस्ट. हमने देखा था ना, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट. तो क्या किया हमने यहाँ पे? हम लोग जब स्मेल देखेंगे किसकी स्मेल आएगी? ऑफ एल्कोहल. कैसे हुआ? जो शुगर था उसको ही, जो शुगर प्रेजेंट था उसमें हमने ईस्ट डाला तो क्या हुआ? इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल. ठीक है बेटा. और स्मेल करना, बहुत गंदी स्मेल आती है. यस, आगे बढ़े. याद रखना है इसमें क्या क्या याद रखेंगे कि कौन करेगा फर्मेंटेशन? ईस्ट. एंड किसने डिस्कवर किया था? लुइस पैश्चर ने डिस्कवर किया था. और ये एक आपका एक्टिविटी टाइप है, करना है तो एक बार परफॉर्म करके देख लो ना, तो ठीक है. यस, अभी आगे बढ़े. नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मेडिसिन में भी यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है. मैंने वहाँ पे बोला था कि एक नाम याद रखना, ये बहुत काम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था. तो मेडिसिनल यूज कैसे बेटा? मेडिसिनल यूज कैसे? देखो, मेडिसिन क्या है? विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ और किल्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एन एंटीबायोटिक. इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे एंटीबायोटिक. जो भी हम लोग मेडिसिन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कि एंटीबायोटिक लेते हैं. हम क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक. मतलब जो हार्मफुल हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए हैं, इट विल स्टॉप द ग्रोथ, इट विल किल देम, इट विल स्टॉप देयर ग्रोथ. उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे, उनका ग्रोथ नहीं होने देंगे, हमें ठीक करने में हेल्प करेंगे. तो उनको ही क्या बोलेंगे? उनको ही हम एंटीबायोटिक बोल देंगे. द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यस, किससे बनती है? माइक्रोब्स से ही बनती है बेटा, माइक्रोब से ही बनती है. सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया आर. ये पॉइंट याद रखना है, नाम के साथ. प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, 4-5 बार सुनो, प्रोनाउंसिएशन सीखो और नाम कैसे आते याद रखना, इसका स्किप नहीं करना. कौन सी है बेटा? पेनिसिलिन. क्या है? फर्स्ट पेनिसिलिन. ये सारी क्या है? ये पेनिसिलिन जो है बेटा फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी. फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी. ठीक है. फंगाई एंड बैक्टीरिया से कौन से एंटीबायोटिक्स बनते हैं? पेनिसिलिन. नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. क्या है ये? स्ट्रेप्टोमाइसिन. पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन. ये क्या है? एरिथ्रोमाइसिन. पेनिसिलिन,
स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। क्या है ये बेटा? टेट्रासाइक्लिन। ये नाम याद रखने हैं, प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, नाम याद रखने हैं। मैंने स्टार मार्क किया है, लर्न होने चाहिए। कौन से एंटीबायोटिक्स है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये सारे हैं बेटा एंटीबायोटिक्स। और भी होते हैं बट तुम इतने याद रख लो बस है, ठीक है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई चांस एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइनी फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम। हमने देखा था, मैंने बोला था कि जो पेनिसिलियम है, मैंने देखा था, बोला था ना कि जो पेनिसिलियम है वो आगे जाके मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि ये पेनिसिलियम है, इट वॉज यूज टू मेक अ फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। कौन सी थी? पेनिसिलिन। कौन सी थी बेटा? पेनिसिलिन। ये बाय चांस डिस्कवर हुआ था, कोई साइंटिस्ट थे, ही वाज वर्किंग इन हिज लेबोरेटरी, फिर वहाँ पे ही लेफ्ट दैट, और फिर वो इतना हमें नहीं देखना, इतना नहीं देखना कि कैसे हुई थी, बट बाई चांस डिस्कवर। ऐसा नहीं था कि हम डिस्कवर करने गए थे। उसमें देखो मैं बताती हूँ, एक पेट्री प्लेट थी, ठीक है, उसमें कुछ तो ग्रोथ हो रहे थे बैक्टीरियाज के, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा था, तो फिर वो साइंटिस्ट ऐसे ही छोड़ के चले गए। फिर बाद में आए और उन्होंने देखा कि इसमें बैक्टीरिया को कुछ तो किल कर रहा है। वो जो बैक्टीरिया है वो किल होते जा रहे, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, तो क्यों? उनमें उनको मिली पेनिसिलियम। क्या मिला उनको? ये पेनिसिलियम मिले। तो वो पेनिसिलियम से फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये अगर किल कर रहे हैं तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है उनको स्टॉप करने के लिए, हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम स्टॉप करवा सकते हैं। तो ये बाई चांस डिस्कवर हुई थी, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था उन्हें, बट याद रखना है कौन सी थी बेटा? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वॉज पेनिसिलिन। इन कहाँ से मिली थी? फंगस था पेनिसिलियम, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट मेनी डिजीजेस इन ह्यूमंस। पता है बहुत सारे डिजीजेस ट्रीट हो सकता है एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। ये भी याद रखना है, जो वायरस डिजीज कॉज करेंगे ना, उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं है, उनके अगेंस्ट हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी यूज टू क्योर डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, जो सर्दी खांसी, फ्लू, वायरल फीवर है ना, ये सारी चीज़ें जो सर्दी खांसी हो जाती है, वायरल फीवर हो जाता है, वो एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होंगे, वो अपने आप। कॉमन कोल्ड है ना, होता है, नॉर्मली सबको होता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, फीवर आ जाता है। वायरल इन्फेक्शंस जो होता है, जो हो जाते हैं, वो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होंगे। Antibiotics can be used to treat many diseases in animals also. Animals में भी antibiotics useful है. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock. मतलब कैटल्स, काउस, बफेलोज जो होते हैं ना बेटा, उनका जो खाना होता है उनमें एंटीबायोटिक, अभी उनको तो नहीं पिला सकते ना, तो उनका खाना जो है उनमें हम लोग मिक्स कर देते हैं एंड वो इनटेक करेंगे, वो तो वो एंटीबायोटिक वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। एंड पोल्ट्री बर्ड्स टू कंट्रोल द माइक्रोबियल डिजीजेज इन एनिमल्स। एनिमल्स में माइक्रोबियल डिजीजेज कैसे कंट्रोल करेंगे? उनका जो खाना है, उनका जो फीड है, फॉडर है, उसके साथ हम एंटीबायोटिक्स को क्या करेंगे? उनके साथ हम एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर देंगे, वो खा लेंगे, है ना, और उनकी बॉडी में माइक्रोबियल ग्रोथ कंट्रोल रहेगा। यस, आया बेटा समझ में? आया समझ में? यस, आगे बढ़े। यस, वैक्सीन। बेटा वैक्सीन स्टडी करने से पहले ना हमने यहाँ पे वायरस का स्ट्रक्चर देखा था, वायरस का स्ट्रक्चर देखा था। हाँ, ये वायरस है ना, तो यहाँ पे इतना नोट कर लो कि वायरस किससे बनता है, वायरस किससे बनता है। अगर हम बात करें ना, तो वायरस कोई सेल नहीं है, वायरस कोई सेल नहीं है। हम बोलते हैं ना कि वायरस हमारी बॉडी में बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ह्यूमन बॉडी का, है ना, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें बेसिक यूनिट क्या है बेटा? सेल है। बट वायरस के पास सेल नहीं है, वायरस के पास सेल नहीं है। उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉट फुल्ली लिविंग ना फुल्ली डेड ऑर्गेनिजम्स है, मतलब वो एज पे है, ना लिविंग है ना डेड है। तो क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह काम तो करते हैं, हमें बीमार भी करते हैं, बट उनके पास सेल नहीं है। तो किससे बने हैं? किससे बने हैं? जो आउटर कवरिंग है बेटा, उनकी जो आउटर कवरिंग है वो ये है प्रोटीन कोट है। क्या है ये उनका प्रोटीन कोट है। बाहर जो होगा उनका प्रोटीन कोट होगा, और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या मैम? मतलब ही डीएनए और आरएनए, ठीक है।
वायरस में बस इतना याद रखो, उनका जो आउटर कोटिंग है वो किससे बना है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, उनका न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये याद रखो, इनके साथ साथ ये याद रखना है। बड़े आगे अभी, यस, कहाँ पे थे, मेडिसिनल यूज हो गया था, वैक्सीन, वैक्सीन ना, यस। वैक्सीन मतलब क्या, इंजेक्शंस लगे कभी, छोटे छोटे थे, मम्मी पापा खींच खींच के लेके जाते थे इंजेक्शंस लगवाने, ये है देखो इसको इंजेक्शन, शी इज़ हैप्पी, ये हैप्पी है, हम इतने हैप्पी नहीं हुआ करते थे, हम तो रोते थे, है ना। ये जो है बेटा, ये जो है, ये इंजेक्शंस लगते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स, है ना, कड़वे कड़वे लगते थे, याद होगा, हम लोग पोलियो के ड्रॉप्स लेते थे, ये इंजेक्शंस लगते थे, क्यों लगते थे, क्यों, क्योंकि ये हमें, हमारी बॉडी में क्या जा रहा था, वैक्सीन्स जा रहे थे। मतलब क्या, वैक्सीन्स मतलब क्या, पढ़ो यहाँ पे, और वैक्सीन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन और मेडिसिन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। कोई भी डिजीज है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। कोई बोलता है ना बेटा तेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है इसलिए तो बार बार बीमार हो जाता है, बोलते हैं ना इम्यूनिटी कैसी है, वीक है, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। जो हम वैक्सीन लेंगे ना उससे इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। जैसे पोलियो देंगे, अगर पोलियो की वैक्सीन लग रही है मतलब हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, हमें पोलियो नहीं होगा, मतलब वो जो पोलियो वाली डिजीज है वो हमें नहीं होगी। तो वैसे ही बहुत सारी वैक्सीन लगती है, वैसे ही बहुत सारे डोजेस लगते हैं बच्चों को, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है, इट्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब मेडिसिन है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। इम्यूनिटी मतलब ही क्या बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, किसके अगेंस्ट, एक कोई भी डिजीज के अगेंस्ट, एक कोई भी डिजीज के अगेंस्ट। वैक्सीन कंटेन्स द डेड और वीकेंड but alive microorganisms of a disease which are harmless and do not actually give a disease। मतलब क्या इसका, मतलब क्या इसका, सोचो कि जब कोरोना हुआ था, है ना, जब कोरोना हुआ था तो हम लोगों ने वैक्सीन्स ली थी, हम लोगों ने क्या लिया था, वैक्सीन्स ली थी। मतलब वैक्सीन मतलब ही क्या बेटा, जो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमें अफेक्ट किया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमें अफेक्ट किया है, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो उनके डेड फॉर्म में होंगे, या तो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, या तो वीक होंगे, या तो वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। अभी इससे क्या होगा, वही हमारी बॉडी में ऐसे बोलेंगे कि हाँ हाँ डालो डालो, हाँ ऐसे ही करते हैं। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, समझो, अगर कोई मेरे सामने एकदम स्ट्रॉन्ग वायरस है और मुझे फाइट करना है, तो मेरी बॉडी इतनी वीक है कि फाइट नहीं कर पाएगी। मेरी बॉडी क्या है, वीक है, इट वोंट बी एबल टू फाइट, हम उसको नहीं हरा सकते। बट अगर उसको पहले ही हाफ डेड कर दिया, हाफ मार दिया, या फिर क्या कर दिया, वीक कर दिया, तो अभी मेरी बॉडी को पता है कि ये वीक है, इसमें मैं अटैक कर सकता हूँ, इसको मैं किल कर सकता हूँ, इसको मैं इसके अगेंस्ट में लड़ सकता हूँ। तो क्या करेंगे, जब उसको भेजेंगे, हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ तो आया है, एंड हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी के जो सेल्स होंगे वो उससे फाइट करेंगे, एंड दे विल विन। फिर उसके बाद जब एक्चुअल अलाइव ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा, तो हमारी बॉडी को पता है कि इसके पहले भी ऐसा कुछ तो आया था, और हमारी बॉडी को पता है कि ये मैकेनिज्म है कि इससे अगेंस्ट जीत सकते हैं। तो वही होता है वैक्सीनेशन, मतलब या तो डेड या तो वीकेंड ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में ऐड करेंगे, हमारी बॉडी में एज अ वैक्सीन हमें लगाएंगे। उसके क्या होगा, हमारी बॉडी के पास एक मैकेनिज्म रेडी हो जाएगा कि जब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आता है, वी हैव टू फाइट। तो ऐसे वर्क करता है वैक्सीनेशन। ऐसा हम लोग को इतना डीप में नहीं जाना था, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, सुन लो। When the vaccine containing dead or alive microorganisms is introduced into the body of a healthy person, अभी मैंने जो बड़बड़ की वही है, जब हम लोग डेड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में, ओरली बाय माउथ, है ना, पोलियो ड्रॉप से हम ओरली हमारी बॉडी में डालते हैं, ओरली मतलब डायरेक्टली बाय माउथ, और बाय इंजेक्शंस भी लगते हैं। The body of that person responds by producing some substances called antibodies. बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबायोटिक और एंटीबॉडी में कंफ्यूज नहीं होना। एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करेगा, हमारी खुद की बॉडी प्रोड्यूस करेगी। हमारी बॉडी क्या करेगी, इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। कहाँ पे, ब्लड में,
है ना, ब्लड में। दिस एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। ये जो एंटीबॉडीज है बेटा वो हमारी बॉडी में ही रहेगी। ये जो एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी ने हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, इट विल स्टे देयर इन आवर बॉडी फ्रॉम दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। क्या था, प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज। हाँ, ये जो हमारी बॉडी में, ये जो हमारी बॉडी है उसमें जब हम लोग एंटीबॉडीज ऐड करेंगे तो ये हमारे जो भी वापस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे उनसे हमें फॉर एवर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बार बार लेने की जरूरत नहीं, हमेशा फॉर एवर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इतनी जो डिजीजेस है, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारी वैक्सीनेशन लेने से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इनकी वैक्सीन पहले ही लग जाती है हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, हमें वो अफेक्ट नहीं करेंगे, हमें वो डिजीजेस अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन से साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर। उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। किसकी वैक्सीन डिस्कवर की थी, स्मॉल पॉक्स की। कब, इन 1798। ये याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन द ईयर 1798। ठीक है, इन द ईयर 1798 एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी। ठीक है बेटा, ये था वैक्सीन के बारे में, ये था वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स और कहाँ यूज होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी मतलब हमारे जो प्लांट्स है, जो सॉइल, हमारा जो सॉइल है उसको फर्टाइल करेंगे ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए, है ना। सॉइल फर्टाइल होगा, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलेंगे तो ही प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो उसके लिए ही माइक्रोब्स यूज होते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। बेटा जो नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट्स वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, प्लांट्स वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो क्या होगा, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को उस वे में फिक्स करते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाएंगे। मतलब जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेंगे और नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन से ही बैक्टीरिया का क्या बनाएंगे, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाएंगे। तो ये इजीली प्लांट्स ले सकते हैं, तो वो ऐसे हेल्पफुल है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इनको क्या बोलेंगे, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया, उनको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। Since blue-green algae store in them nitrogen compounds made by nitrogen fixation, they are used as fertilizer in agriculture. बेटा ये जो blue-green algae है, जो blue-green algae याद रखना है, ये जो blue-green algae है, blue-green algae है, ये क्या करेंगे, उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उनके अंदर नाइट्रोजन में मेड बाय जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनके अंदर होंगे। और वो क्या करेंगे, वो हम लोग जब ऐड करते हैं ना फील्ड्स में, वो हम लोग जब फील्ड्स में ऐड करेंगे, दे विल एक्ट एज फर्टिलाइजर्स। मतलब प्लांट्स को तो चाहिए नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, तो हम उनको जब प्लांट्स के उसमें डालेंगे, सॉइल में डालेंगे, तो क्या होगा, दे विल एक्ट एज फर्टिलाइजर्स। द एडिशन ऑफ ब्लू ग्रीन algae to barren fields increases the nitrogen content of the soil and makes it fertile। अभी बताया, सॉइल में जब डालेंगे तो वो जो barren field है उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है, तो जब हम लोग ब्लू ग्रीन algae डालेंगे तो उसमें नाइट्रोजन आएगा, उसमें क्या आएगा, नाइट्रोजन, और सॉइल कैसा हो जाएगा बेटा, सॉइल विल बी फर्टाइल, सॉइल विल बी फर्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। कैसे, माइक्रोब्स क्लीन भी करते हैं, हाँ, माइक्रोब्स एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, तो कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे माइक्रोब्स एनवायरनमेंट को क्लीन। अभी मुझे बताओ, हम बोलते हैं ना प्लास्टिक्स यूज़ नहीं करना, गंदे होते हैं, खराब होते हैं, क्यों, सोचो। यहाँ पे मेरे पास 2 बीकर्स है, ठीक है, 2 बीकर्स है, उसमें एक में मैंने प्लास्टिक वेस्ट ऐड किया, इसमें मैंने प्लास्टिक वेस्ट ऐड किया, जैसे प्लास्टिक के टॉयज हो गए और प्लास्टिक बॉटल्स हो गई,
है ना। और इसमें मैंने कुछ तो सब्सटेंसेस जैसे वेजिटेबल पील, जो छिलके होते हैं वेजिटेबल के, फ्रूट्स, ठीक है, ये सब ऐड किया। तो मुझे बताओ ये जो बीकर ए है और बीकर बी है, इसमें अगर हम लोग ऊपर से सॉइल भी ऐड किया है, ठीक है बेटा, इसमें सॉइल भी ऐड किया है, या फिर तुम लोग डायरेक्टली बीकर लेने की जरूरत नहीं है, घर में प्लांट्स ग्रो होते हैं सबके, है ना। गाँव में कोई रहते तो उनके पास खेत होंगे, जहाँ पे आजू बाजू खेत होंगे, क्या करो, एक गड्ढा खोदो, उसमें प्लास्टिक वेस्ट डालो, और एक गड्ढा खोदो, उसमें क्या डालो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके जो पील्स होंगे वो डालो, और थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करना क्या दिखेगा। थोड़े टाइम बाद हम जब ऑब्जर्व करेंगे बेटा, हमें क्या दिखेगा कि ये जो होगा ये डीकम्पोज होगा या नहीं, ये डीकम्पोज नहीं होगा, और ये डीकम्पोज होगा। मैम डीकम्पोज मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, वो इन पे फीड करेंगे, वो प्लास्टिक नहीं खा सकते, वो प्लास्टिक के वेस्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, सिंथेटिक फाइबर्स कंज्यूम नहीं कर सकते, वो जो वेजिटेबल है, जो फ्रूट है, जो नेचुरली ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, वो कंज्यूम कर सकते, वो खा सकते, उन पे फीड कर सकते। तो वो जब वो खाएंगे तो वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं, बोलते हैं। तो ये काम भी करता है। तो हम बोलते हैं ना कि प्लास्टिक्स कम यूज़ करो, इसलिए बोलते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक बचा तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा, एनवायरनमेंट गंदा हो जाएगा। बट ये उसी जगह पे हमने प्लांट वेस्ट जो होंगे, या फिर एनिमल वेस्ट है, जो वेजिटेबल्स है, पील्स है, ये सारी चीज़ें यूज़ की, तो क्या होगा बेटा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको डिकम्पोज कर पाएंगे, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। तो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स decomposes dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances, उनको simple substances में convert कर देंगे। These substances are again used by other plants and animals। क्या होगा, ये जब decompose होगा तो उसमें कुछ minerals होंगे, उनमें कुछ minerals भी present होंगे, तो वो जो minerals होंगे वो वापस कौन यूज करेगा, ये जो decompose हो रहा है वापस इसको plant यूज कर लेगा, है ना। जो प्लांट्स होंगे वो यूज कर लेंगे, जो मिनरल्स है वो प्लांट्स यूज करेंगे, और इनडायरेक्टली जब प्लांट्स यूज करेंगे तो एनिमल्स भी यूज करेंगे। आ रहा है समझ में बेटा, जो डिकम्पोजिशन होगा वो वापस जो वेस्ट होगा वो कौन यूज करेंगे, डायरेक्टली प्लांट्स यूज करेंगे, एंड प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स भी यूज करेंगे। दस ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। सोचो अगर ये डिकम्पोज नहीं होता, कभी डस्टबिन के पास से गुजरे हो, कभी स्मेल किया है डस्टबिन, कैसे गंदा स्मेल करता है ना। तो अगर वो सब हम लोग तो स्मेल भी नहीं कर सकते, ये जो डिकम्पोज कर रहे हैं, अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे तो कितनी स्मेल होगी, कितना हार्मफुल होगा सब कुछ हमारी है, कितनी स्मेल आएगी। तो वो सारी चीज़ें वो गंदगी से बचाना कौन काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन काम करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करेंगे। तो मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, मतलब हम बोल सकते हैं दे आर आवर बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, कि हमारा इतना ख्याल रखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, है ना। यस, क्लीनिंग हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हार्मफुल। अभी तो फ्रेंड्स की बात की थी, अभी आ गए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल क्यों बेटा, हमें बीमार भी तो करता है ना, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, इतने टाइम तक बेड रेस्ट भी होता है, छुट्टी मिल जाती है स्कूल क्लासेस से, बट फिर भी हमारी बॉडी तो इतनी परेशान रहती है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेस, उनको क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। बेटा याद रखना है, पैथोजेंस किसको बोलेंगे, याद रखना है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करेंगे, उनको क्या बोलेंगे बेटा, उनको ही बोलेंगे पैथोजेंस। अभी जो डिजीजेस है बेटा, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस और दूसरे होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब क्या, कम्युनिकेबल मतलब मत सोचो कि अगर मुझे सर्दी खांसी हुई है और मैं आपके पास आके बैठ रही हूँ, मुझे सर्दी खांसी हुई है एंड आई एम कफिंग, खांस रही हूँ, मतलब कफ कर रही हूँ, तो क्या होगा,
आपको भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस है, आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो, मतलब मेरे में से आप में डिजीज ट्रांसफर हो, है ना, तो उनको ही क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस। द डिजीजेस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। जैसे कि कोल्ड, एग्जाम्पल क्या है, कोल्ड, यस, ठीक है। जो डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है, इन्फेक्शन लग सकता है, उसको ही क्या बोलेंगे बेटा, उनको ही बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। अभी आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसका उल्टा, जो डिजीजेस कोई हमें देख के नहीं जाता, जैसे कि डायबिटीज़, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, इन्फेक्शन से हुआ क्या, किसी ने किसी में ट्रांसफ़र किया क्या, नहीं, नो, कैसे हुआ, फिर वो बॉडी ही प्रोड्यूस करेगी, बॉडी की वजह से ही होगा। बैड हैबिट्स जो हमारे लाइफस्टाइल होती है, लाइफस्टाइल चेंजेस, उसकी वजह से ही होंगे, उनको क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इसका क्या लिखेंगे, द डिजीजेस दैट कैन नॉट बी, नहीं तो दैट आर not transferred from one person to another, है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल है फिर ये डिजीज के, इंटरनल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, जो इंटरनल बॉडी के फैक्टर्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल है। ज़्यादा शुगर खा लिया, हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, बहुत जंक फूड खा लिया, तो फिर कैसे होंगे, डायबिटीज़ हो सकती है, टेंशन ले लिया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ये सारे क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल डायबिटीज़, है ना, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, डायबिटीज़। आगे बेटा डिफरेंस समझ में कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पे एरो निकाल दो, नोट्स पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये कम्युनिकेबल है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसके आगे पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। बेटा ये डिटेल में पढ़ना है, नॉन कम्युनिकेबल का इतना नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीजेस अच्छे से पढ़ना है। तो पर्सन, सुनो अभी, अ पर्सन हु हैज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हिज बॉडी इज सेड टू बी एन इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। अगर किसी की बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन। ये इन्फेक्टेड है, ये बीमार है, उसको डिजीज हुई है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन। दोज माइक्रोबियल डिजीजेस विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। अभी अभी पढ़ा दिया है ना, अभी पढ़ा दिया कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है। जो डिजीजेस कोई इन्फेक्टेड पर्सन में से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होगी, उसको ही क्या बोलेंगे बेटा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। कैसे ट्रांसफ़र होगी, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, फूड से, वाटर से, है ना, उनको ही हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ some of the examples of communicable diseases are common cold, cholera, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉक्स हो जाते हैं ना बॉडी में, बचपन में हुए होंगे, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स, ये सारे क्या है बेटा, कम्युनिकेबल डिजीजेस है। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो सकती है, वही कम्युनिकेबल डिजीज है। मैंने पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज किया, छींक आई, तो क्या होगा, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। अगर मुझे छींक आई तो मेरे मुंह में से फाइन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, उनमें वायरसेस प्रेजेंट होंगे। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। कोई हेल्दी सा पर्सन बेचारा बैठा एकदम हस्त पुस्त, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, और जब मैं छींकूंगी, मेरे बॉडी में वायरस है, मैं बीमार हूँ, मुझे सर्दी हुई है, और वही जो फाइन ड्रॉपलेट्स है वो एयर की मदद से उसके नोज में जाएंगे, उसके माउथ में जाएंगे, तो बेचारा वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा, फिर वो हेल्दी नहीं रहेगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे होती है ट्रांसफर, एयर से, वाटर से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है,
और आपके फ्रेंड के बाजू में आप अच्छे से बैठे हो, ऐसे अच्छे से बैठे हो, उसको सर्दी है ना, फिर आपको भी लग सकती है, आपको भी लग सकती है, तो वही सारे को क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिकेबल डिजीजेस। यस, नेक्स्ट देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। अभी दिख रहा होगा, डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजर बीमारियां कॉज करते हैं ये। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीजेस, ऑन कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो एज अ कैरियर एक्ट करेंगे, मतलब वो डिजीज नहीं देंगे, वो कोई तो वायरस उठाएंगे, उनकी बॉडी में कैरी करेंगे, फिर वो जब हमें काटेंगे तो हमें वो डिजीज होगी, उसको क्या बोलेंगे, वो कैरियर्स है। वो क्या है बेटा, वो कैरियर्स है, खुद इन्फेक्ट नहीं होंगे, उनको कुछ नहीं होता, वायरस कैरी करके आएंगे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो वो उनको इन्फेक्ट नहीं करेगा, वो जब हमें काटेंगे तो वो हमें इन्फेक्ट करेगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कैरियर्स बोलते हैं। कैसा है, हाउस फ्लाई देखी होगी, हाउस फ्लाई है ना, गंदी जगह पे बैठती है, वहाँ पे इतने सारे गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, फिर हमारे घर पे आते हैं, हमारे आजू बाजू रहेंगे, है ना, जो गंदा कूड़ा कचरा होता है वहाँ पे फीड करेंगे, हमारी बॉडी पे आएंगे और हमें बीमार करेंगे, तो हाउस फ्लाइज है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, है ना, गार्बेज पे, कचरे पे बैठेगी, एंड एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल के जो वेस्ट होता है उस पे बैठेंगे। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, क्या होंगे, पैथोजेंस जो होंगे, जो पैथोजेंस हमने क्या पढ़ा था, पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो पैथोजेंस होंगे वो उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे, फिर क्या होगा, when these flies sit on an uncovered food, जो खाना हम क्लोज करके कवर करके नहीं रखते, they may transfer the pathogens, वो पैथोजेंस क्या होंगे, उनकी बॉडी से हमारे खाने पे ट्रांसफर होंगे, इसलिए बोलते हैं खाने को कवर करके रखो, खाने को खुला मत रखो, क्यों, क्योंकि ये डिजीज कॉज करेंगे हाउस फ्लाइज। Whosoever eats the contaminated food, कंटामिनेटेड फूड मतलब खराब हुआ खाना जिसमें पैथोजेंस है, वो खाना जो भी खाएगा वो बीमार होगा, जो भी खराब खाना खाएगा वो क्या होगा बेटा, बीमार होगा। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर, इसलिए बोलते हैं खाना ढक के रखो, कवर करके रखो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है बेटा, वो किसका, इट कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, क्या करेंगे, मलेरिया कॉज करेगा। क्या इसका कौन सा पैरासाइट है, इट इज प्लाज्मोडियम, याद रखना है क्या है, प्लाज्मोडियम, मतलब क्या होगा, जो वाटर होता है जहाँ पे प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, वो प्लाज्मोडियम उनकी बॉडी पे, उनके अंदर होगा, उनकी बॉडी में होगा। जब वो मस्क्यूटो, कौन सा मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस, ये भी नाम याद रखना है, कौन सा मस्क्यूटो, फीमेल, हाँ फीमेल ही कॉज करेंगे, मेल्स नहीं करेंगे। फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो जो होंगे वो ट्रांसफर करेंगे किसको बेटा, प्लाज्मोडियम को। क्या है प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया कॉज करता है। तो वो क्या होगा, जब वो हमारी बॉडी पे आएंगे, हमें बाइट करेंगे तो क्या होगा, मलेरिया होगा, हमें भी मलेरिया होगा। फीमेल एडीज मस्क्यूटो, किसके लिए, डेंगू जो वायरस होता है, जो डेंगू का वायरस है, हमें डेंगू होता है ना, हम बोलते हैं मच्छर से डेंगू हो गया, मच्छर से मलेरिया हो गया, तो ऐसे होता है, जो वायरस होगा वो मच्छर के साथ हमारी बॉडी में, मच्छर जब काटेगा तो वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर होगा। तो एनोफिलिस मस्क्यूटो क्या करेंगे, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो क्या कॉज करेंगे बेटा, मलेरिया कॉज करेंगे, और जो एडीज मस्क्यूटो है वो क्या करेंगे, डेंगू कॉज करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें मॉस्किटो का नाम और क्या कॉज करेंगे, मलेरिया कॉज करेंगे या डेंगू कॉज करेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। यस, मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल कैसे करेंगे, बेसिक है, किस पे फीड करेंगे, गंदी जगहों पे, पानी पे, है ना, तो पानी को कवर रखो, यहाँ पे देखो कितने सारे, यहाँ पे मच्छर ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे उनके बेबीज छोटे छोटे ग्रो हो रहे हैं, है ना, वो लार्वा है वो ग्रो होगा, इसमें एग्स रखेंगे, ये भर के रखा है पानी, क्या हुआ, पानी है, उनको एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया कि हाँ ठीक है यहाँ पे उनका रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे जो लार्वा है वो ग्रो करेंगे, वो बड़े बड़े मस्क्यूटोज बनेंगे और फिर हमें काटेंगे, फिर मलेरिया होगा, डेंगू होगा। तो ये नहीं करना, ये इसको अगर अवॉइड करना है तो ये ऐसे भर के नहीं रखने। यहाँ पे भी देखा है, देखो खुले नहीं रखो, इसको कवर करके रखो, है ना, खुला नहीं रखो, कवर करके नहीं रखो। और ये जो है पेस्टिसाइड्स लगाओ घर में, पेस्टिसाइड्स ये हो गए तो मलेरिया मस्क्यूटोज किल हो जाएंगे, वैसे नहीं होगा स्प्रेड। पढ़ ले, ऑल मस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर,
क्या उनकी जब ब्रीडिंग होगी, जो उनके छोटे छोटे बेबीज ग्रो होंगे, कहाँ पे ग्रो होंगे, वाटर में ग्रो होंगे। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। ये सारी जगह है, कूलर्स है, टायर्स है, फ्लावर पॉट्स है, जहाँ पे पानी कलेक्टेड रहता है, हमेशा भरा हुआ रहता है, वो नहीं करना। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. सराउंडिंग्स को, आजू बाजू जगहों को क्लीन रखो, ड्राई करो, तो वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, ब्रीड नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, तो फिर हमें काटेंगे भी नहीं। इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड। जो इंसेक्टिसाइड्स है, जो पेस्टिसाइड्स प्लांट्स को लगती है, जो इंसेक्टिसाइड्स है बेटा, जो इंसेक्टिसाइड्स है वो स्प्रे करेंगे घर में। अगर बहुत ऐसे है कि ये सीज़न में बहुत ज़्यादा मस्क्यूटोज बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग ग्राउंड्स हो गए उनके, स्पेशली जब रेनी सीजन होती है, बहुत ब्रीड पानी भरा हुआ रहता है, मस्क्यूटोज का ग्रोथ ज़्यादा हो गया, क्या करो, हमारे घर में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करवा दो। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो हाउस में तो क्या होगा, मस्क्यूटोज किल हो जाएंगे, मस्क्यूटोज किल हो जाएंगे। यस, तो ऐसे करते हैं हम। अगर मस्क्यूटोज नहीं होंगे तो क्या होगा, मलेरिया और डेंगू स्प्रेड नहीं हो पाएगा, मलेरिया और डेंगू स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो ये है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। ये क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स, जिससे हम खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिजीजेस। अभी बेटा ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ हमारे इसमें डिजीज होगी, सिर्फ हम ही बीमार पड़ेंगे, हम भी बीमार पड़ते हैं, मतलब एनिमल्स भी बीमार पड़ेंगे, प्लांट्स भी बीमार पड़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि एनिमल्स में क्या क्या डिजीज, मतलब ह्यूमंस में क्या क्या डिजीजेज होंगी, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज, ह्यूमंस में क्या क्या डिजीजेज होंगी वो पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ बेटा याद रखना है, सैड रियलिटी पर याद रखना है, चार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस किससे होगा बेटा, बैक्टीरिया से होगा। और कैसे होगा, एयर के ट्रांसफर से होगा। बेटा ये मैं समझा रही हूँ, देखो ह्यूमन डिजीज मतलब यहाँ पे डिजीजेस के नाम लिखे हैं, यहाँ पे कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस है, बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेगा। यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि कैसे ट्रांसफर होगी डिजीजेस, यहाँ से वहाँ पे, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, फिर डिजीजेस कैसे ट्रांसफर होगी। और ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब हमने जो मस्कीटोज में देखे कि ये चीज़ें नहीं करो, प्रिवेंट कर सकते हो, वही सारे प्रिवेंटिव मेजर्स कि हम उनको कैसे कर सकते हैं कि हमें वो डिजीजेस ना हो, कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं, उसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स बोलेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होगा बेटा, बैक्टीरिया से होगा। कैसे ट्रांसफर होगा, थ्रू एयर ट्रांसफर होगा। और कैसे कर सकते हैं उनको प्रिवेंट, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट। बेटा ये प्रिवेंटिव मेजर जो है ना वो इन सब के लिए कॉमन है, ये जो है वो इनके लिए क्या है बेटा, कॉमन है। मतलब अगर ये हो रहा है तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि ये सब हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, मीजल्स है, मीजल्स भी एक टाइप की डिजीज है, किससे होगी, वायरस से होगी। कैसे ट्रांसफर होगा, एयर से ट्रांसफर होगा। चिकन पॉक्स से, चिकन पॉक्स हो जाते हैं छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे बॉल्स आ जाते हैं ऐसे छोटे छोटे, तो वो क्या है, वो चिकन पॉक्स है। वो भी किससे होंगे बेटा, वायरस से ट्रांसफर होंगे। और सॉरी किससे होंगे, वायरस से होंगे। और ट्रांसफर कैसे होंगे बेटा, एयर से भी होंगे। अगर किसी को चिकन पॉक्स है, आप उनके बाजू में जाके बैठ गए हो तो आपको डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स भी आपको चिकन पॉक्स हो सकता है। नेक्स्ट इज पोलियो, किससे होगा, वायरस से होगा। कैसे ट्रांसफर होगा, एयर और वाटर से ट्रांसफर होगा। अभी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये डिजीजेस से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जिसको हुई है उसको अलग निकाल दो। जिस पर्सन को डिजीज हुई है, जो पर्सन सफर कर रहा है, उसको अलग आइसोलेशन में एक रूम में अलग से बंद करके रख दो, उनके पास नहीं जाना। जैसे कोविड में करते थे, कोरोना के टाइम पे करते थे ना, कि पर्सन को अलग रूम में रख दिया, आइसोलेट रख दिया, उनके पास नहीं जाओ तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, उनका जो टाल है, उनकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें, उनकी बेड शीट्स है, वो सारी चीज़ों को जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उनसे अलग रखो। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। अगर ये जैसे हमने देखा था कि पोलियो की वैक्सीन सब बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं हम लोग, तब भी लग जाती है हमें, तो एक सूटेबल एज पे अगर वैक्सीन दे दी गई होती तो ये डिजीजेस नहीं हो सकते, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स है। नेक्स्ट है कॉलेरा, किससे होगा बेटा, कॉलेरा बैक्टीरिया से होगा। कैसे ट्रांसफर होगा, वाटर से भी या फिर डायरेक्ट फूड से भी ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इज टाइफॉइड,
टाइफाइड किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। कैसे ट्रांसफर होगा? थ्रू वाटर। अभी उनको कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब क्लीन रहो, हाइजेनिक रहो, रोज नहाते जाओ, गंदे मत रहो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, अच्छे से पका हुआ खाना खाओ, कुक्ड फूड खाओ। जो वाटर है अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट होते ही है तो क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, वी कैन बॉइल दैट वाटर, पानी को बॉइल करोगे तो वो किल हो जाएंगे। वैक्सीनेशन, अगेन यहाँ पे भी वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर इनको अवॉइड करना है तो एक एज पे वैक्सीनेशन ले लो, उससे भी अवॉइड हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए किससे होगा बेटा? वायरस से होगा। किससे होगा? वायरस से होगा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ट्रांसफर होगा? थ्रू वाटर। क्या करेंगे? ड्रिंक बॉइलिंग वाटर और वैक्सीनेशन। यहाँ पे मैंने समझा दिया, बॉइलिंग वाटर और वैक्सीनेशन। नेक्स्ट इज मलेरिया। नेक्स्ट इज मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ। हमने देख लिया मलेरिया का। प्रोटोजोआ कौन ट्रांसफर करेगा? हमने देख लिया मस्क्यूटो ट्रांसफर करेंगे। क्या कर सकते हैं? मस्क्यूटो रेपेलेंट्स यूज करो, नेट लगाओ, मस्क्यूटो रेपेलेंट्स यूज करो। रेपेलेंट्स मतलब ऐसी क्रीम्स आती है मार्केट में अवेलेबल है, अगर वो लगा ली तो मस्क्यूटो काटने नहीं आएंगे। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। हमने देख लिया पानी भरा हुआ नहीं रखना चाहिए, पानी सराउंडिंग में कलेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये याद करना है, स्पेशली ये याद होना चाहिए, ये मलेरिया याद होना चाहिए, ये सारे याद होने चाहिए, पोलियो, टीबी। ठीक है, यस, और उनका प्रिवेंटिव मेजर्स। अभी ये हो गए ह्यूमन डिजीजेस। अब आते हैं प्लांट में। जैसे ह्यूमन में भी डिजीजेस होंगे, बेचारे प्लांट्स में भी होंगे, वो भी हेल्दी नहीं रह सकते हमेशा, उनमें भी डिजीजेस होते हैं। तो कैसे होते हैं? जैसे कि साइट्रस कैंकर। ये क्या है बेटा? साइट्रस मतलब जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है लेमन, तो लेमन पे ये देखो ऐसे कुछ चीजें हुई है, उसको येलो येलो कलर के स्पॉट्स आ गए, है ना, कुछ तो हुआ है, उसको हम बोलते हैं साइट्रस कैंकर। किससे होता है बेटा? बैक्टीरिया। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करेगा? बैक्टीरिया। और ट्रांसमिट कैसे होगा? ट्रांसमिट कैसे होगा? एयर के थ्रू ही। वो बैक्टीरिया एयर के थ्रू ट्रांसमिट होंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट खराब हो जाती है बहुत बार, जो व्हीट होती है, जो गेहूं होते हैं वो खराब हो जाते हैं। कौन खराब करता है? फंगस। फंगस खराब करते हैं। एयर से भी ट्रांसफर होगा और सीड से भी। अगर वो इन्फेक्टेड प्लांट्स के सीड्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो उसमें भी रस्ट ऑफ व्हीट हो सकता है, वैसे भी इन्फेक्ट हो सकता है। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, मतलब ओकरा। भिंडी खाते हो? ओकरा खाते हो? लेडी फिंगर खाया कभी? यस, तो उनमें भी ऐसा कुछ तो वायरस हो जाता है। बेटा मोजेक पेंटिंग पता है क्या कैसी होती है? ऐसी ट्रायंगल ट्रायंगल मोजेक पेंटिंग होती है, ऐसी हम लोग ऐसे पेंट करते हैं। तो ऐसी मोजेक पेंटिंग हो जाती है उनके लीव्स पे, येलो येलो कलर की मोजेक पेंटिंग हो जाती है उनके लीव्स पे। मतलब वो अच्छा नहीं दिखता, वो अच्छा दिखने के लिए नहीं, वो मतलब क्या है? दैट इज इन्फेक्टेड, दैट प्लांट इज इन्फेक्टेड। किससे होगी? वायरस से। और कौन ट्रांसफर करेगा? इंसेक्ट। वो वायरस इसको कौन ट्रांसफर करेंगे? इंसेक्ट। इंसेक्ट क्रॉल करते रहते हैं ना एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, तो वो ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, बहुत बार बाहर का खाना खा लिया, घर पे आके वॉमिटिंग होने लगी, फीवर आ गया, है ना, घर पे आके वॉमिटिंग होने लगी, फीवर आ गया, चक्कर आ रहे हैं, पेट दुख रहा है। किससे? बाहर का नहीं, घर पे भी अगर कभी बहुत 2-3 दिन पहले का खा लिया, कल रात का खा लिया, सूट नहीं हुआ, क्या हो गया बेटा? फूड पॉइजनिंग हो गई है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं क्या बोलते हैं? क्या खाया था? क्या खाया था? पूछते हैं ना कि क्या खाया था जिसकी वजह से हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि हाँ कल रात का खाया था, ये मेरा फेवरेट था तो वापस खा लिया था। तो क्या हुआ? फूड खराब हो गया, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया और तुमने खा लिया, फिर हो गए ये सारे सिम्टम्स, पेट दुख रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, फीवर आ गया, ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं तुम्हारे, उसको ही बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। उसको ही क्या बोलेंगे? फूड पॉइजनिंग। द डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब प्रेजेंट होंगे फूड में तब डिजीजेज होंगी। तो वो जो डिजीजेज होंगी, जैसे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर करेंगे? बैक्टीरिया और फंगस। किसमें? इन फूड। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन फूड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। मतलब या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ टॉक्सिन सब्सटेंसेज रिलीज करेंगे, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज रिलीज करेंगे। उसकी वजह से क्या होगी बेटा? उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। द मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर वॉमिटिंग, उल्टियाँ होगी, डायरिया मतलब लूज मोशंस हो जाएंगे, पेन इन एब्डोमेन मतलब पेट के नीचे एब्डोमेन होता है वहाँ पे पेन होने लग जाएगा, हेडेक होगा और फीवर भी आ सकता है। ये सारे क्या किसके सिम्टम्स है बेटा? ये सारे सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के। ठीक है, आगे बढ़े। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कैसे करेंगे?
द प्रोसेस, पहले तो ये जानेंगे क्या होता है। द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन इन सूटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। उनको कुछ तो ट्रीटमेंट देंगे, फिजिकल ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट देंगे, जिससे क्या होगा उनका स्पॉइलेज कम हो जाएगा, वो बिगड़ेंगे नहीं, वो खराब नहीं होंगे। उसको ही क्या बोलेंगे बेटा, उसको ही बोलेंगे खाने को प्रिजर्व करना, फूड को प्रिजर्व करना। फर्स्ट इज बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं बेटा, जो सॉल्ट्स है, एडिबल ऑयल्स है, आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बेटा उनका ग्रोथ कम करने के लिए क्या ऐड करते हैं हम लोग, सॉल्ट भी यूज करते हैं और एडिबल ऑयल भी यूज करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए उनको क्या बोलेंगे बेटा, इसलिए उनको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स, एसिड मतलब विनेगर भी ऐड करते हैं, टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, मतलब उनमें माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो, इसलिए हम एसिड्स मतलब विनेगर, खट्टे सब्सटेंसेस, सॉल्ट वगैरह ऐड करते हैं। सोडियम बेंजोएट, ये याद रखनी है नाम, वापस से इतने डिफिकल्ट नाम, हाँ बच्चों इतने डिफिकल्ट नाम याद रखने हैं। सोडियम बेंजोएट, कौन सा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। क्या है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, मतलब हम लोग जनरली सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट से प्रिजर्व कर सकते हैं खाने को। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वॉशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। स्क्वॉशेस मतलब बेटा जो फ्रूट पल्प होता है उनको ही स्क्वॉशेस बोलेंगे। तो इसमें केस में यूज़ कर सकते हैं, जैम्स में और स्क्वॉशेस में भी, क्या, क्योंकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो नमक होता है उससे। फिश खाते हो, नॉनवेज जो खाते होंगे, फिश खाते होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो उस पर जो फिश होती है उस पर सॉल्ट स्प्रेड करके रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो डीके नहीं करेगा, उसका प्रिजर्वेशन होगा, वो प्रिजर्व होकर रहेगा। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। बहुत टाइम से मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज़ होता है, कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक देयर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन पे बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, इसलिए उसको किससे कवर करते हैं, ड्राई सॉल्ट से कवर करेंगे। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला खाते हो, आंवला पता होगा, कच्चे मैंगोज, रॉ मैंगोज मतलब जो कच्ची कैरी होती है, मैंगोज उसको, टैमरिंड एक्सेट्रा। टैमरिंड मतलब जो इमली, टैमरिंड मतलब इमली खाते हो, तो वो सब भी किससे प्रिजर्व कर सकते हैं बेटा, सॉल्ट से। प्रिजर्वेटिव्स बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर से क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम्स एंड जेलीज एंड स्क्वॉशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। जैम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, उनको कैसे प्रिजर्व करेंगे, शुगर की मदद से। तो कैसे करेंगे, जैसे हम शुगर ऐड करेंगे ना बेटा, उनका मॉइस्चर जो होगा प्रेजेंट होता है ना, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, थोड़ा पानी होता है, तो वो कम हो जाएगा। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। मतलब जो बैक्टीरिया खाना खराब करेंगे, जो फूड को स्पॉइल करेंगे, वो किसकी मदद से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय शुगर। कैसे, उनका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। यस, नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल से भी, विनेगर से, मैंने बताया था ना, विनेगर से भी होता है बेटा। ये ऐसी चीज़ है ना जिसको डीप में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, डीप में एकदम जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लो कि इससे क्या क्या प्रिजर्व होता है, बस उतना ही है, सिर्फ पढ़ लो। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, पर याद जरूर करना है कि ऑयल और विनेगर से क्या प्रिजर्व होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं हम, कैसे प्रिजर्व करेंगे, ऑयल और विनेगर से क्या प्रिजर्व करेंगे, कॉमन सॉल्ट से क्या प्रिजर्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। द यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। मतलब बैक्टीरिया के लिए वो सूटेबल एनवायरमेंट नहीं है, वो वहाँ पे नहीं रह सकते, वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फिश को, मीट को, ये सब मेथड से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से क्या प्रिजर्व करते हैं बेटा, मिल्क जो होता है, हम लोग जब बाहर से मिल्क लाते हैं तो क्या होता है, उसको पहले से ही, उसको बोलते हैं पैस्चराइज्ड मिल्क। कैसा मिल्क बोलेंगे, पैस्चराइज्ड मिल्क। मतलब कि वही मिल्क को पहले हीट करते हैं, फिर कूल कर देंगे। हीट करके कूल करेंगे तो क्या होगा, उनका माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं रहेगा, उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे, उसमें माइक्रोब्स किल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स साइंटिस्ट,
याद रखना है लुइस, कौन से थे? लुइस पैस्चर, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। कौन से साइंटिस्ट थे? लुइस पैस्चर। उन्होंने क्या बोला था? एक एक्सीलेंट मेथड दी थी प्रिजर्वेशन की, उसको बोलते हैं पैस्चराइजेशन। उसको क्या बोलेंगे? पैस्चराइजेशन। लुइस पैस्चर थे, उन्होंने कौन सी मेथड दी थी? पैस्चराइजेशन। क्या होता है इसमें? क्या होता है? दिस मेथड ऑफ पैस्चराइजेशन इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन बिग मिल्क डेयरीज। जो बड़े बड़े मिल्क के डेयरीज होते हैं उनमें मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फॉलोइंग बाय क्विक कूलिंग। जल्दी से हीट करेंगे और फिर कूल कर देंगे। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। हम लोग जब डेयरी से मिल्क लाते हैं, अगर वो पैस्चराइज है तो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ इट इज पैस्चराइज। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा। उन्होंने क्या कर दिया है? मिल्क को पैस्चराइज कर दिया, तो अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हार्म नहीं होगा। मिल्क इज हीटेड एट अबाउट 70 फॉर 15 to 30 सेकेंड। कितने सेकेंड्स तक? 15 से 30 सेकेंड तक, 15 to 30 सेकेंड्स तक हम उसको हीट करेंगे और सडनली चिल करेंगे और अचानक से उसको कूल भी कर देंगे एंड उसको स्टोर करेंगे। ये होता है हीट एंड कोल्ड मेथड से मिल्क को प्रिजर्व करना। स्टोरेज एंड पैकेजिंग। बेटा हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अगर एयर टाइट कंटेनर में, अगर हम लोग अच्छे से टाइट कंटेनर में पैक करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। बट ऐसे ही रख दिया तो ख़राब हो जाएंगे। क्यों? अगर स्टोर करके रखा तो माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो जाएगा। कॉमन सेंस। Yes, these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed air-tight packets to prevent the attack of microorganisms। माइक्रोब्स का अटैक ना हो इसलिए उनको भी क्या करके रखते हैं? सील करके रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, है ना। ये हो गए प्रिजर्वेशन मेथड्स। अभी है नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? हमने देखा था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज है, जो एल्गे है, वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। फिक्स करना क्या करेंगे? एक तो हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में 78% कितना है? 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। कितना नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन गैस जो है उसको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी यूज बाय प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने बोला था नाइट्रोजन जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? डायरेक्टली नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? जो बैक्टीरियाज है, जो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। कैसे? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, ताकि जो प्लांट है वो यूज कर पाए वो नाइट्रोजन को। ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है राइजोबियम। राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स। ये जो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये है रूट नोड्यूल्स। ये क्या है? दिस आर द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब क्या बेटा? बीज, जैसे पीज, मटर खाते हो, मटर, बीज, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इन विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उनकी कैसी रिलेशनशिप होती है? सिम्बायोटिक। डीप में नहीं जानना सिम्बायोटिक मतलब, सुपरफिशियली क्या है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब कि जो माइक्रोब्स होंगे वो इनको बेनिफिट करेंगे और ये इन टर्न माइक्रोब्स को बेनिफिट करेंगे, मतलब एक दूसरे का बेनिफिट हो रहा है ऐसे रिलेशनशिप से, उसको बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारे इसमें कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेटा? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट डायरेक्टली प्लांट्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको फिक्स करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में। इसको ही बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट क्या है बेटा? नाइट्रोजन साइकिल है। ये लास्ट टॉपिक है और ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से आप लोगों के लिए करके रखा है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नाइट्रोजन साइकिल। लास्ट है बट इंपॉर्टेंट है, तो एनर्जी बचा के रखो और पढ़ लो इतना, एनर्जी बचाओ पढ़ो इतना। लास्ट टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या हो रहा है बेटा इसमें? देखो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है वो कैसे यूज होगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड लाइटनिंग फिक्स द एटमॉस्फेयर। या तो लाइटनिंग से, या तो ब्लू ग्रीन एल्गे से, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये जो होंगे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे वो मैंने बता दिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में, ताकि प्लांट्स यूज कर पाए। तो फिक्सेशन का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, या फिर लाइटनिंग से भी डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है। लाइटनिंग मतलब जो बारिश में लाइटनिंग होती है, बिजली होती है तो लाइटनिंग होती है उससे। ठीक है,
फिर क्या होगा, ये जो है वो किस में जाएगा, ये जो फिक्स नाइट्रोजन है इट विल एंटर इनटू द कंपाउंड्स ऑफ, इट विल एंटर इनटू द सॉइल। वो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है वो किस में एंटर करेंगे बेटा, वो सॉइल में एंटर करेंगे, है ना, वो सॉइल में एंटर करेंगे। फिर सॉइल से कहाँ पे जाएंगे, प्लांट्स में जाएंगे। सॉइल से कहाँ पे जाएंगे, प्लांट्स में। कैसे, प्लांट्स कैसे डायरेक्टली ले लेंगे, लीव्स नीचे जाएंगे लेने के लिए, नहीं, कैसे लेंगे, उनके जो रूट्स होते हैं, उनके जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है वो प्लांट्स लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट्स। फिर वो जो प्लांट्स है कौन खाएगा उनको, एनिमल्स उनको खाएंगे। एनिमल्स उनको खाने के बाद जब प्लांट भी डेथ होंगे एक टाइम के बाद, और एनिमल्स की भी डेथ होंगी, है ना, प्लांट्स की भी डेथ होंगी और एनिमल्स की भी डेथ होंगी। तो जब एनिमल्स की डेथ होंगी या फिर उनका एक्सक्रीटा जो होता है बेटा, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, वो जब वापस नाइट्रोजनस वेस्ट, वो क्या बन गए, वो नाइट्रोजनस वेस्ट बन गए, है ना, वो नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा, वो वापस से सॉइल में जाएंगे, वो वापस से सॉइल में जाएंगे, ठीक है, वापस से सॉइल में जाएंगे। बैक्टीरिया एंड फंगाई क्या करेंगे, उनका डीकम्पोजिशन करेंगे। जो प्लांट्स है, जो डेड प्लांट्स है, जो डेड एनिमल्स है, हमने देखा था उन पे बैक्टीरिया आएंगे, उनका डीकम्पोजिशन करेंगे, मैंने बताया डीकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है, उनका डीकम्पोजिशन होगा। फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे जाएगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डिकम्पोज सम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस गैसेस। ये जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है वापस नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। वापस जो नाइट्रोजन के गैस है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बेटा, जितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है इनटू द एटमॉस्फेयर वो कैसा रहेगा बेटा, वो हमेशा हमेशा और हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, उसका लेवल चेंज नहीं हो सकता, जितना है उतना कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अभी जो मैंने समझाया वही एक बार पढ़ लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे फटाफट से। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। दिस नाइट्रोजन इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, किसको यूटिलाइज करेगा, प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे टू सिंथेसाइज प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। प्लांट ने उनको यूटिलाइज किया, फिर वो प्लांट क्या करेंगे, जब प्लांट और एनिमल डाई होंगे, बैक्टीरिया एंड फंगाई ये क्या करेंगे, प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन। बैक्टीरिया और फंगाई क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन करेंगे। दिस कंपाउंड्स विल बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, प्लांट्स वापस से उनको यूज करेंगे। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम इनटू नाइट्रोजनस गैस, वापस से जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो वापस क्या करेंगे, उनको नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट करेंगे, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, वापस से वो जो था वापस से एटमॉस्फेयर में चला गया। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है बट इट ऑलवेज एंड ऑलवेज विल रिमेन कांस्टेंट, हमेशा ही जो नाइट्रोजन का कांस्टेंट परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बेटा। आ गई नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से समझ में, ये नाइट्रोजन साइकिल वापस से बता रही हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करके जानी है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये है क्यूट क्यूट से हमारे एनिमल्स और ये है आपके होमवर्क क्वेश्चंस। ये क्या है बेटा, ये है आपके होमवर्क क्वेश्चंस। जितना भी हमने पढ़ा उसके ही बेसिस पे, बाहर का कुछ भी नहीं दिया। अगर लेक्चर अच्छे से समझा होगा, जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए। अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस हो जाएंगे, थोड़े से ही है, ठीक है। हो गया हमारा वन शॉट लेक्चर कंप्लीट, मतलब एक ही लेक्चर में मैंने आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया, पूरा A to Z जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ना बेटा, सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा एक ही लेक्चर में। लेक्चर को एंड करेंगे विद अ ब्यूटीफुल कोट, सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे जस्ट वर्क हार्ड देन सक्सीड ऑन पर्पस, है ना। गिफ्टेड नहीं है कोई सक्सेसफुल पीपल, उनको कोई भगवान पहले से नहीं दे जाते, है ना, कोई उनको पहले ही कोई गॉड गिफ्ट मिली हुई नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे और लाइफ में सक्सेस होंगे। तो आप भी वर्क हार्ड करो, मेहनत करो और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। और ये मेरी इंस्टाग्राम ID यहाँ पे यू कैन फॉलो मी, ठीक है बेटा। लेक्चर आ गया समझ में, लेक्चर के नोट्स अच्छे से पढ़ो, लेक्चर अच्छे से देखो, नोट्स अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे ये जो नोट्स है लिखने पड़ेंगे क्या, नहीं लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है खुद की हैंडराइटिंग में। अगर नहीं लिख रहे हो, आलसी हो मेरे जैसे, तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से PDF मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।